प्यारे नेताजी क्यों नाम रखा है? प्यारे नेताजी इसलिए क्योंकि नमस्कार प्यारे नेताजी के तीसरे एपिसोड में मैं साक्षी सहनी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कारा जी। सर, सबसे पहले प्यारे नेताजी के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, हाल ही में आप लोग दिल्ली गए हुए थे, स्टेटहुड की मांग आप लोगों ने रखी। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने जोर शोर से मांग रखी है वो मांग पूरी हो पाएगी या लोगों को भी और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सारे का बैकग्राउंड बताना चाहूंगा जी कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो ये अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो थी वो एब्रोगेट की गई यूनिलैटरली, अनडेमोक्रेटिकली, तो तब से ही कांग्रेस पार्टी ने अपना एक स्टांस लिया है। चाहे वो इसके स्टेटहुड को रिस्टोर करने का हो या बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का हो। और इस दौरान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फ्लोर के ऊपर, पार्लियामेंट फ्लोर पे एश्योरेंसेस दी, बाहर निकल के एश्योरेंसेस दी, जम्मू कश्मीर में आने के बाद में एश्योरेंसेस दी कि हम जल्द से जल्द वो रिस्टोर करेंगे। और साथ ही जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया 370 के ऊपर, तो उन्होंने दो कंडीशंस और रखी थी या दो डायरेक्शंस और दी थी। उसमें एक आता कि एक तो यहाँ का इलेक्शन जो है वो सितंबर तक करवा दिया जाए और स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। उसके बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर कान नहीं धरा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को न मानना जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उस हिसाब से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जिन्होंने भी एफिडेविट दिया हुआ है उस डायरेक्शन के ऊपर, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी चल सकता है। बहरहाल बात आगे चली तो हमने जिस वक्त देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है, दे हैव सम नेफेरियस डिजाइन्स इन देयर माइंड। पर देखने को यह भी मिला था कि इलेक्शन से पहले रामदास अठावले ये कहकर गए थे कि हो सकता है कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड मिल जाए। बाद में फिर और भी कई राजनेताओं ने बयान दिए कि जैसे ही इलेक्शंस हो जाएंगे तब उसके बाद स्टेटहुड मिलेगा। इलेक्शन से पहले भी यही बात करते आए थे कि इलेक्शंस अगर करवाने हैं वो स्टेटहुड में करवाए जाए। नहीं हुआ, सरकार बनी, उसके वास्ते भी उन्होंने कंडीशंस रखी थी स्टेटहुड को रिस्टोर करने के वास्ते कि पहले डिलिमिटेशन होगा, वो 4 स्टेजेस, वो चारों स्टेजेस क्रॉस करने के बाद भी जिस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वही अपना वो जुमला बना दिया इसको, तो हम लोगों ने फिर उस पर अपनी जो हमारी यहाँ की सीनियर क़यादत है उनके साथ में मशवरा किया और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी रियासत, हमारी रियासत हमारा हक का के नाम के तले, बैनर तले, हम अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर एक मूवमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। और उसमें हमने यहाँ के जम्मू डिवीजन के 10 जिले, कश्मीर डिवीजन के 10 जिले, टोटल में 20 जिले, हर जगह जाके अपने लोगों के साथ बात की, वहां पे जनरल पब्लिक के साथ बात की। इसको हम बहुत ही सस्टेन तरीके से एक मूवमेंट बनाते रहे। और जब हमें लगा कि मूवमेंट बन चुकी है, इसी दौरान में राहुल जी ने और खड़गे जी ने जो प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखी, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। उसमें उन्होंने क्लियर टर्म्स में उनको ये कहा कि आपने कितनी दफा, बाय डेट्स उन्होंने उनको मेंशन किया, कितनी दफा आपने फ्लोर पे और फ्लोर के बाहर आपने इस चीज की एश्योरेंस दी है। और उसके साथ ही हम लोगों ने इसको हमने ऐलान कर दिया कि वी विल इंटेंसिफाई आवर स्ट्रगल। और उसके तहत, इंटेंसिफिकेशन के तहत, हमने पहले श्रीनगर में श्रीनगर चलो, यानी ऑल अक्रॉस द वैली, सबको हमने श्रीनगर में जमा किया। इसी तरह फिर हमने जम्मू में नेक्स्ट डे कहा जम्मू चलो, ऑल अक्रॉस जम्मू डिवीजन, सब हर जगह से लोग आए। और आपने देखा कि कितने सक्सेसफुल, श्रीनगर में हमें हमारा ऑफिस सील कर दिया गया, हमें बाहर नहीं निकलने दिया गया। यहाँ आए, यहाँ पे आपने देखा हजारों लोग आए थे, उसके बावजूद भी हमें इधर एलजी ये वहाँ राजभवन में नहीं जाने दिया। इवन मैन हैंडलिंग भी हुई थी, विधायकों विधायकों के साथ भी हुई। हमारे
डंडे वंडे भी चले और फिर गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन इन चीजों से हमारा स्पिरिट जो है ना कम हुआ ना होगा। और हमने फिर नेक्स्ट डे जम्मू चलो का प्रोग्राम आगे चलाया। 21 को हम गए, 22 को हम जंतर मंतर पे गए। हमने यहीं पे अनाउंस किया था कि हम कोशिश करेंगे सदन का घेराव करने को। और जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां जो सीनियर लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, जैसे के.सी. वेणुगोपाल जी जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, जैसे नासिर हुसैन साहब जो हमारे इंचार्ज हैं, रजनी पाटिल जी जो हमारी यहाँ पे इंचार्ज थी, और इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद, दिग्विजय सिंह जी, वो सब लोग हमारे साथ स्टेज पे खड़े रहे। उन लोगों ने बात की, एनकरेज किया हमारे यहाँ से जो लोग गए थे, और एश्योरेंस दी हमारे लोगों को कि जम्मू कश्मीर के जो ये इख्तियारात जो छीने गए हैं और जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड के रेस्टोरेशन की जो तहरीक लेके आप यहाँ पहुंचे हैं, ये इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। और उसी दिन फिर हमारी राहुल जी से इंटरेक्शन हुई, खड़गे जी से इंटरेक्शन हुई। उन्होंने भी इन्हीं अल्फाज को दोहराते हुए कि हम हर उस चीज को से पीछे नहीं हटेंगे जो हमें करनी चाहिए जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए। क्या लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा या फिर इस साल के एंड तक ये हो जाएगा, स्टेटहुड मिल सकता है? देखिए, जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, डिपेंडेबिलिटी नहीं है उन लोगों के ऊपर। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, क्रेडिबिलिटी भी नहीं अब उनकी रही। तो हमने भी अब जब हम परसों वापस आए तो यहाँ पे कुछ मीडिया के दोस्त आए, उनसे बात हुई रेलवे स्टेशन पे। तो हमने ये कहा कि ये दिल्ली पहुंचना जो था ये एक पड़ाव था, वो पड़ाव हमने मुकम्मल किया बड़े सक्सेसफुली। अब हम इस चीज को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के वास्ते फर्दर इंटेंसिफिकेशन करेंगे और इस चीज को हम ग्रास रूट लेवल पे लेके एक मूवमेंट बनाएंगे, फर्दर इंटेंसिफाई करेंगे। दिल्ली जाने से मुझे याद आया कि हाल ही में एक और स्टेटमेंट भी आया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी स्टेटहुड की मांग कर रही है काफी समय से। उनका कहना था कि हमें इनवाइट नहीं किया गया, कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, हमें बताया नहीं गया। क्या स्टैंड है उस पे आपका? देखिए, जहां तक उनका ये कहना है, हमने आपसे जैसे बोला कि पिछले 6 महीने से हम इस चीज को चला रहे हैं और बार बार हम लोगों ने ये जो बैनर है हमारा, हमारी रियासत हमारा हक, या तो उन्होंने हमारे इस मूवमेंट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, सीरियसली नहीं लिया, या सीरियसली नहीं लिया कि चलो ठीक है घूम रहे हैं उधर। उसके बाद में जिस वक्त हमने इंटेंसिफिकेशन की इसकी बात की और उसी वक्त हमने कहा कि हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए दिल्ली ले जाना चाहते हैं और दिल्ली ले जाएंगे। इस दौरान में उनकी तरफ से भी कोई ऐसा ये नहीं आया कि चलो हमने अगर बात नहीं की तो वो बात करें कि भाई आप ये सब कुछ कर रहे हो तो क्या है। बेसिकली क्या है कि ये सब बातें किसी फोरम में होती हैं और उस फोरम का नाम है कोऑर्डिनेशन कमेटी। पिछले 9 महीने से हम उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के इंतजार में हैं कि वो बने। अब जब कोऑर्डिनेशन कमेटी है ही नहीं तो हम किस फोरम में बात करें? सड़क पे खड़े होके तो बात नहीं हो सकती। तो लिहाजा कोऑर्डिनेशन कमेटी होती, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज डिस्कस होते हैं, कोई एक कॉमनैलिटी बनाई जाती है इश्यूज को लेके, कंसेंसस बनता है उसमें। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी ही नहीं तो क्या करें, कहां जाके हम बात करें? कई तरह के सवाल आप लोगों की इस दिल्ली चलो को लेकर भी खड़े हो रहे थे, जिसमें से एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि कहीं कांग्रेस अपना राजनीतिक वजूद जिंदा रखने के लिए तो नहीं दिल्ली जा रही है? उस पर क्या कहेंगे? ये बताइए, यहाँ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मंदिर या मस्जिद की पुजारी है या इमाम है? पॉलिटिकल पार्टी को अपनी स्पेस क्रिएट करनी होती है। दिस इज अ मिसनॉर्म। दिस इज, मुझे नहीं लगता कि
किसी को ये बात कहनी चाहिए कि वो अपनी स्पेस बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं? उसमें क्या शक है? उसमें कौन सी बुरी बात है? पॉलिटिकल पार्टी है ये, और इलेक्टोरल प्रोसेस में है हम। इवन अलायंस पार्टनर्स होते हैं, उनमें भी यही होता है कि भाई वो एक पार्टनर कहता है कि हमारी स्पेस ज्यादा बने, दूसरा कहता है हमारी स्पेस ज्यादा बने। दिस इज नो सिन। कोई गुनाह नहीं किया हमने कि अगर हम अपनी पार्टी के वास्ते स्पेस क्रिएट करने के वास्ते हम कोई प्रोग्राम्स बना रहे हैं। हाँ, वो प्रोग्राम्स ऐसे हों जो जनहित में हो। हमने कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं बनाया कि जिसमें हम कहते हैं कि ये जनहित में नहीं है तब भी हमें स्पेस मिलनी चाहिए। दिस इज वेरी नॉर्मल। अगर ये बात की जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमने स्पेस अपनी नहीं हम ढूंढ रहे हैं। यस, हम स्पेस ढूंढ रहे हैं और दैट इज माय ड्यूटी। ये आपने पहले पार्लियामेंट में भी सर्व किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि पहले वाला जो सिस्टम था जब प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे, वो समय अच्छा था या आज का समय ज्यादा अच्छा है? जो अगर एनालिसिस करें हम 2014 से पहले और 14 के बाद का, सबसे पहले ये था कि आज जो अपने को विश्व गुरु कहते हैं, जबरदस्ती कहलवाते हैं, ये थ्रस्ट अपॉन द पीपल के वो कहिए। मनमोहन सिंह जी की जो इज्जत इंटरनेशनली थी, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हम उसको मैच कर पा रहे हैं। जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी थी, मुझे नहीं लगता हम उसको मैच कर पा रहे हैं। जो इस वक्त फाइनेंशियल एक सेटअप था, जिस तरीके से इकोनॉमी को हैंडल किया जा रहा था, वो इस वक्त नहीं है। तो अगर डिफरेंस किया जाए 10 पॉइंट्स के बीच में, आई वुड रेट कि इट वाज 8-2। उस वक्त 8 पॉइंट्स थे, इस वक्त 2 पॉइंट्स हैं, तो इतना डिफरेंस है। हाँ, अब जो इन्होंने ये जो जिंगोइज्म की पॉलिटिक्स यहाँ पे चलाई है, सबसे बड़ी बात जो है, अब एक साइड से ये बीजेपी इस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं कि हम हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। दिस इज नॉट ए थिंग विच शुड बी ग्लोरिफाइड। ये शर्म की बात है। पूरी दुनिया में ये शर्म की बात है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी ऐसी खराब हो चुकी है कि वहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पर हम तो अब जापान को इकोनॉमी के केस में अभी हमने सरपास किया है। नहीं, इकोनॉमी में आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जिस मुल्क में इतनी गुर्बत हो कि जहां 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन देते हैं, इज इट अ वर्थ ग्लोरिफिकेशन थिंग? आप हम दुनिया को ये सुना रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारी कंडीशन जो है, गरीब रोज बरोज ज्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर रोज बरोज ज्यादा अमीर होता जा रहा है, जिसमें अंबानी अडानी जो है वो वर्स्ट एग्जाम्पल्स कहें या बेस्ट एग्जाम्पल्स कहें। राज्यसभा की सीट्स के ऊपर अभी तक कोई विचार किया गया है ऐसा दिखाई नहीं देता है, जबकि जम्मू कश्मीर में अभी राज्यसभा की सीट्स की काफी ज्यादा जरूरत भी है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जीती हुई सीट्स के मामले में भारतीय जनता पार्टी से पीछे है। क्या स्टैंड है आपका इस पे? सबसे पहले तो जैसा मेरा मानना है, राज्यसभा का इलेक्शन शायद तब तक ना हो जब तक जो 5 नॉमिनेटेड सीट्स हैं वो फिल ना हो। बिकॉज इसमें वोट तो एमएलएज ने देना है, और अभी तक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो असेंबली की स्ट्रेंथ है वो अभी पूरी नहीं हुई है। वो हाई कोर्ट में स्टेड है, बल्कि हमारी ही पार्टी ने, हमारे जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं रविंद्र शर्मा जी, उनके थ्रू हमने वो केस दायर करवाया हुआ है, और अभी तक सरकार जो है उसमें कोई अपना रिजॉइंडर नहीं दे पाई है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि उस पर जल्दी से फैसला हो। हम पहले सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी आपका हाई कोर्ट का ऑप्शन ओपन है, अभी ओपन है, तो आप वहां जाइए। इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जजमेंट, हाई कोर्ट की जजमेंट, तब आप आ सकते हैं। तो अभी या तो हाई कोर्ट हमारी बात सुन लेगी, अगर नहीं उन्होंने मानी तो
जजमेंट क्या होगा तो हम उसको लेके सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी वो असेंबली कंप्लीट नहीं हुई है, और उसके अलावा जहां तक पार्टी में डिस्कशन की बात है, न तो हमने यहाँ स्टेट लेवल पे उसके ऊपर कोई डिस्कशन किया हुआ है, और यहाँ जैसे ही उसका कोई अनाउंसमेंट होता है तभी हमारी बातचीत होगी। पहले तो हमारी बातचीत जो है हमारे दिल्ली की जो सेंट्रल लीडरशिप है उनसे होगी, और उसके बाद में अलायंस पार्टनर से भी हो सकती है। आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर हो या फिर कोई और स्टेट हो, अभी तो चलिए यूटी है, पर कोई भी स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो, उसकी डेवलपमेंट का अंदाजा इससे भी लगाया जाता है कि वहां के युवा कितने ज्यादा सशक्त हैं, कितनी ज्यादा उनके पास नौकरियां हैं। जम्मू कश्मीर में एक हाल ही में JKSSB की रिक्रूटमेंट्स निकली हुई थी, उसको अभी उर्दू में ज्यादा प्रेफरेंस देने की वजह से बाद में उसको कैट की तरफ से ये कहा गया कि जब तक अगला ऑर्डर नहीं आता इसको हम डेफर करते हैं। अभी तक काफी दिन हो चुके हैं, ना उसका कोई जवाब आया है, ना ही कोई अगला ऑर्डर आया है, और जम्मू कश्मीर के नौजवान ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे हैं जो नौकरियों की तलाश में हैं, इंतजार में हैं, तैयारियां करके बैठे हैं, सब कुछ आता है और शायद पहले ही अटेम्प्ट में निकाल भी लेंगे, पर नौकरियां है नहीं। तो उसके ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ का नौजवान जितना ज्यादा सशक्त होगा उतना ही ज्यादा जम्मू कश्मीर इकोनॉमी में भी आगे जाएगा, क्या लगता है? देखिए, ये तो हकीकत है कि जम्मू कश्मीर जहां तक जॉब्स प्रोवाइड करने का ताल्लुक है या अनएम्प्लॉयमेंट की जो हमारी हालत है वो बहुत खराब है। हम तो शायद मेरे ख्याल में पहले या दूसरे नंबर पे हैं जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट के इसमें। और ये सब चीजें ओवरनाइट तो नहीं हुई। हमने देखा कि पिछले 10 साल से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड कितने स्कैम्स हुए, कितने स्कैंडल्स हुए। तो उस वक्त तो डायरेक्ट रूल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही था थ्रू LG। तो उन चीजों से यहाँ के नौजवानों में और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है। जो उनके साथ ट्रीटमेंट जो उनको मिला, रिजल्ट्स को देख के, पेपर लीक्स को देख के, बाकी स्कैंडल्स को देख के, बार बार इंटरव्यूज को डेफर करने की वजह से, तो अब हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस सरकार में ये सब चीजें जल्द से जल्द हो। तो मुद्दा बनाने के वास्ते तो लोग सब तैयार हैं अपमैनशिप के लिए। तो जिस वक्त वो इशू हुआ नायब तहसीलदारों का एग्जाम का, तो उस वक्त भी कुछ साथियों ने हमसे बात की प्रेस मीडिया के कि आपकी क्या राय है। तो मैंने उनसे यही कहा कि यहाँ हमारी चारों लैंग्वेजेस जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और डोगरी। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। पहले अगर उर्दू सिर्फ रिकॉग्नाइज थी, आज तो उर्दू और इंग्लिश रिकॉग्नाइज थी, आज 4 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड है। इट नीड्स ए वन लाइन ऑर्डर कि आप ऑप्शंस दे दीजिए, जिसको जो लैंग्वेज आती है वो उस लैंग्वेज में एग्जाम दे दे। जब रिकॉग्नाइज्ड है, किसी अनरिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज को तो हम लोग डिमांड नहीं कर रहे। जिसको हिंदी आती होगी वो हिंदी में दे दे, उर्दू आती होगी वो उर्दू में दे दे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो इन दो से बेटर इंग्लिश में अपना एग्जाम दे सकते हैं तो इंग्लिश में दे दे। तो ये इशू फॉर द सेक ऑफ इशू जो बनाया जा रहा है, वो those people are not sincere to the people of Jammu and Kashmir. Otherwise, just one liner order हो सकता है। इसमें एक ऑप्शन क्रिएट कर दिया जाए इसमें एग्जाम में कि वो अपने अपने नॉन लैंग्वेजेस में एग्जाम दे सकते। चलिए सर, आपने हमारे साथ बातचीत की प्यारे नेताजी के 3रे एपिसोड में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे नेताजी क्यों नाम रखा है? प्यारे नेताजी इसलिए क्योंकि जब भी कोई लीडर जीत के आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का प्यारा तो है ही, तो इसलिए प्यारे नेताजी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम भी प्यारे नेताजी। थैंक यू सो मच।